नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग बाल मनोविज्ञान के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैंने नया टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम आपने देखा होगा, अधिगम। और अधिगम के में से दो पार्ट करेंगे हम लोग। आज एक पार्ट कर रहे हैं, इसका एक पार्ट कल करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं तो ये वाला 5वां सेट है। इसके पहले हमने 4 सेट ऑलरेडी लगा रखा है बाल मनोविज्ञान का, जिसमें हमने सिलेबस के 3 टॉपिक को किया था। पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा विकास की अवस्थाएं का, तीसरा हमने उसी में ऐड किया था जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कहे गए कथनों को, यानी कि उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी हैं उनको मैंने ऐड किया था। और वहाँ पे हमने 4 सेट लगाए थे और 25-25 के क्वेश्चन हमने करे हुए थे। ये वाला को पहले कर लो, उसके बाद में नया टॉपिक है यहाँ से शुरू कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग उस वाले क्वेश्चन को, उस वाले सेट को कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, शुरू करें अब। चलो, पहला सवाल यहाँ पे आपको बताना है, डिस्ग्राफिया विकार क्या है। ये बताना है कि डिस्ग्राफिया विकार क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लो, त्रुटिपूर्ण लिखावट, सूत्र एवं सिद्धांत संबंधी विकार, मासिक क्रिया संबंधी विकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, डिस्ग्राफिया पूछा है ना, तो इसका सही जवाब होगा त्रुटिपूर्वक लिखावट को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आपको यहाँ पे नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइएगा, सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है, समझकर सीखना स्थायी होता है, अधिगम का परिणाम रूपांतरण व विकास है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप लोग बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए बना के देखिए, कोशिश करिए। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? देखो, सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना, सीखने को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम बोलते हैं। तो जब हम सोशली इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, जब एक बच्चा समाज में जाता है, उनसे बातचीत करता है, तो उससे भी सीखता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है, समझकर सीखना स्थायी होता है। यानी कि जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती तो शायद आप में से कोई एक व्यक्ति होगा जो नहीं समझ पाता, लेकिन यदि मैंने अगर उस एक व्यक्ति को समझा दिया तो उसने समझकर सीखा है। अब अगर ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया, क्योंकि आपने इसको समझ लिया, और आप समझ लिया तो आप हमेशा ही याद रहेगा, है ना। तो एक बच्चे को भी अगर समझाया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बच्चे से संबंधित पढ़ रहे हैं, बच्चे को अगर सिखाया जाएगा और वो समझ के सीखेगा तो वो परमानेंटली उसके दिमाग में बैठे रहेगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला देखो क्या बोला है, अधिगम का परिणाम रूपांतरण व विकास है। यानी कि अधिगम का परिणाम सीखना, चेंजेस और डेवलपमेंट लाता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को आपको नहीं आता है, मान के चलो इस रोड में आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, आप बी वाले रास्ते से आते हैं, लेकिन अगर आपने सीखा कि इस वाले में ही जाना है, मैं सीख के रहूँगी, अगर इसमें सीख गए तो चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। और विकास क्या हो जाएगा, एक लेवल अप होना विकास कहलाता है। जब नहीं सीखते थे, अब सीख गए तो आपका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो ये वाला भी, सीखने वाला भी रूपांतरण विकास होता है। ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ आ गया। चलो अगला सवाल बनाते हैं, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। इसको भी आप लोग बिना पढ़े दे सकते हो। चलो रीड करो इसको, यानी कि बुक बिना पढ़े इसको सॉल्व कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ। चलो बनाओ इसको। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, अच्छी सामग्री पर। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा लर्निंग, कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखेगा कि मुझे ये सीखना है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग का जो कंप्यूटर वाला पीरियड होता था ना, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होते थे कि हम लोग को कंप्यूटर चलाने को मिलेगा। जो बड़ा सा बक्सा टाइप का हम लोग को सिखाने को दिया जाता था ना, ये वही है। अगर छोटे बच्चा कोई इंटरेस्ट के साथ किसी भी सीखने को चाहेगा तो उसको हम बोलेंगे अच्छा अधिगम। किस पर निर्भर होगा, किसी बच्चे की पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
अधिगम के वक्र के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के वक्र के प्रतिपादक यानी कि किन्होंने बताया है, दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। स्किनर, ब्रूनर, हॉपर, जॉन वेन। किसने बताया है अधिगम के वक्र को? वक्र का मतलब होता है कर्व। ग्राफ में जो ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, इसको बोलते हैं वक्र, यानी कि कर्व। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। इस क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रूनर। ब्रूनर का पूरा नाम लिख देना, J.S. ब्रूनर, J.S. ब्रूनर। इसको रट लेना। चलो, और नोट्स बनाते हो ना आप लोग, मैंने आपसे बोला है कि नोट्स बनाओ। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले वो नोट्स ही आपके काम आने वाला है। आप मोबाइल चलाओगे तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब होगा धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ये इसके 3 यहाँ पे प्रकार होते हैं अधिगम स्थानांतरण के। इससे संबंधित सवाल मैंने आगे बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए अगला सवाल बनाइए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? ये वाला ना एग्जाम में टेट में पूछा गया है, तो इसको मैंने वहाँ से ले लिया है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या होगा सही जवाब इसका? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलम सिद्धांत। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो ये वाला जो पूरा लाइन दिया हुआ है ना, चारों के चारों लाइन, तीनों के तीनों लाइन स्किनर के द्वारा कहा गया सिद्धांत है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ था तो मैंने यहाँ पे ले लिया किसी। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो जो विद्यार्थी टेट के लिए दे रहा है वो भी इसको देख सकता है। आपके एग्ज़ाम में ये यहाँ पे 20 नंबर के सवाल आने वाले हैं। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा ना, वहाँ पे 20 नंबर के सवाल आएंगे, और हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर के सवाल मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अधिगम की विशेषताएं नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। अधिगम वंशानुगत होता है, अधिगम वातावरण आधारित ज्ञान है, अधिगम विवेकपूर्ण कार्य है। इनमें से कोई नहीं। इसको भी हमने कर लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने पिछले वाला वीडियोस नहीं देखा होगा तो बाद में जाके उसको देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए। अधिगम के वक्र के कितने भाग होते हैं? ये जो कर्व वाला भी हमने पढ़ा ना, इसके अभी भाग बताना है, कितने भाग होते हैं। चलिए बताइए। 3, 6, 9, 11। 3, 6, 9, 11। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम, मध्य और अंतिम। अधिगम के वक्र के 3 भाग होते हैं, प्रथम, मध्यम एवं अंतिम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम की विधियों में शामिल नहीं है। अधिगम के जो नियम होते हैं उन विधियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मिश्रित विधि द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, एकल अभ्यास से सीखना, परीक्षण करके सीखना। चलिए बनाइए, हो जाएगा सही जवाब इसका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विधियों में क्या क्या शामिल है। तो मिश्रित द्वारा सीखा जा सकता है, निरीक्षण करके सीखा जा सकता है, परीक्षण करके भी सीखा जाता है। लेकिन अधिगम की विधियों में ग्रुप से सीखना संभव है। ग्रुप से सीखने का यहाँ पे विधि बनाया गया है, ना कि एकल अभ्यास से, ना कि किसी एक के द्वारा सीखने से। कार्ल सोनिक ने बताया है कि एक ग्रुप से जब बच्चा सीखता है तो उसकी मानसिक जो स्थिति होती है वो अच्छे से विकास होता है। किसने बताया है? कार्ल सोनिक ने बताया है। तो ग्रुपिज्म इसका सही होगा, ना कि एकल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एकल अभ्यास से सीखना सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में संशोधन, व्यवहार का समायोजन। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो सीखते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है? बदलाव आता है ना, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यवहार में संशोधन। यहाँ पे हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो बच्चा जब सीखता है तो बच्चे के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसी को यहाँ पे अधिगम से रिलेट करके कहा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे अधिगम या सीखना होता है व्यवहार में संशोधन। चलिए समझ आया? बनाओ यहाँ पे।
व्यवहार में व्यवहार के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये वाली लाइन किसने कही थी? ये वाली लाइन किसने बोली थी? यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम लिया गया है। चलिए बताइए। ऑप्शन देखो, गिलफोर्ड, जीन पियाजे, स्किनर, विलियम मैकडूगल। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विलियम मैकडूगल हो जाएगा इसका सही जवाब। व्यवहार में व्यवहार के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? विल का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति होता है। इच्छा शक्ति माने अपने ही अंदर जब कुछ चेंजेस आएगा तभी तो परिवर्तन होगा ना। कोई जब बोलूँगी कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नोटिफिकेशन नहीं आया है, काफ़ी समय है, आप लोग अच्छी तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम निकल सकता है, 500 से ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं। लेकिन जब तक ये बात आपके दिल और दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक आपके व्यवहार में नहीं बदलाव होगा, तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए कैसे याद रख पाओगे इसको कि विल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ पे व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए विल में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। याद हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार तथा दंड को महत्व देता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ कि थर्नडाइक एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बोला है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नियम है जिसमें से ये साबित होता है कि सीखने में पुरस्कार और दंड दोनों ही शामिल होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। आप लोग अपने छोटे भाई बहन से काम कराना होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? जा पानी लेके आ, अगर तू पानी लेके आ जाएगा तो मैं तुमको चॉकलेट दे दूँगा। क्या बोलते हैं? मैं तुमको चॉकलेट दे दूँगा। तो छोटा भाई क्या करता है? चॉकलेट के अरे यार मुझे तो चॉकलेट मिलेगा, ऐसा सोच के वो पानी लेने चले जाता है। यानी कि चॉकलेट उसके लिए क्या हुआ? पुरस्कार हुआ, है ना। चॉकलेट उसके लिए क्या हुआ? पुरस्कार हुआ। लेकिन यही बात अगर आप उस बच्चे को ये बोलते हो कि अगर तू पानी नहीं लेके आया तो तुमको झापड़ पड़ेगा, ऐसे बोलते हो छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को हम लोग बोल देते हैं थप्पड़ खाएगा तू करके बोल देते हैं ना। तो अगर बच्चा थप्पड़ नहीं खाना चाहता है या फिर पुरस्कार लेना चाहता है तो झट से वो काम को करता है, तुरंत उस काम को करता है। तो ये वाला कौन सा नियम हो जाएगा? तत्परता का नियम हो जाएगा। याद हो जाएगा ना। समझ आ गया? याद हो जाएगा ना कि थर्नडाइक ने बताया है तत्परता के नियम में कि पुरस्कार और दंड दोनों महत्व होते हैं। याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो। अधिगम से संबंधित गौण नियम के अंतर्गत शामिल नहीं है। अरे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये गौण नहीं है, ये गौड़ है। वो जो खनिज वाला हम लोग पढ़ते हैं ना, मुख्य खनिज, गौड़ खनिज, प्राइमरी और सेकेंडरी खनिज, ये वही वाला है, सेकेंडरी वाला है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, देखो शामिल नहीं है पूछा है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे गौड़ के साथ साथ मुख्य वाले ऑप्शन भी दिए हैं, तो मुख्य वाले को चूज़ करना है। चलिए बताइए। मुख्य नियम को यहाँ पे चूज़ करके निकालना है। मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन दिया है ना चौथा वाला, तत्परता का नियम, ये वाला मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। मुख्य नियम में और कौन कौन से आते हैं? अधिगम से संबंधित मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। इसको मिटा देते हैं। अधिगम से संबंधित मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। कौन कौन सा नियम? एक याद रखना, तत्परता का नियम, टी लिख देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक होता है अभ्यास का नियम और एक होता है प्रभाव का नियम। तो याद रखना, जब तक तब कर तुम लोग किसी चीज़ को नहीं सीखोगे, तब कर किसी चीज़ को नहीं सीखोगे, तब तक तुम लोग सफल नहीं होगे। ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, कड़ी मेहनत करेंगे। तो वैसे इसको ऐसे ही याद रखना कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, तप कर, तो ये मुख्य मेन चीज़ होता है। तब कर नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात है। तो ये मुख्य के अंतर्गत आ जाता है। जो बाकी 3 यहाँ बचे हुए हैं ये गौण के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी हैं। कौन कौन से? मनोवृत्ति, आंशिक और सहचर्या। तो ये 3 क्या होते हैं? शामिल होते हैं गौण में। और ये जो तत्परता का नियम है ये आता है मुख्य वाले में। समझ आ जाएगा? बन जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे बताइएगा, मुझे लग रहा है कि ये पहले या दूसरे सेट में हमने करा था।
ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताना है, डिसलेक्सिया क्या होता है। पहले वाले 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया था हमने, डिसग्राफिया किया था। ये वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, डिसलेक्सिया बताना है। सवाल को करने से पहले आपको मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो कि नए विद्यार्थियों को सुनना एकदम ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, पहले ना इसको सीजी व्यापम लेता था, सबको पता है ये सीजी व्यापम लेता है। लेकिन अभी तो हम लोग नोटिफिकेशन में क्या देखे हैं, सीजीपीएससी ये वाले एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। नोटिफिकेशन हमने देखा है ना कि सीजीपीएससी ये वाला एग्ज़ाम को अभी ले रहे हैं। तो ये यहाँ वैसे यहाँ आ गया, इनके पास आ गया। और अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ आ गया है, और यहाँ पे इन लोगों ने सिलेबस में बदलाव कर दिया। जो हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये बदला हुआ मॉक टेस्ट है। पहले ये नहीं आता था, मनोविज्ञान का जो सिलेबस है वो हॉस्टल वार्डन में नहीं आता था, लेकिन अभी सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि जो एग्ज़ाम इस पैटर्न से पूछे जाते थे, व्यापम वाले आते थे, सीजीपीएससी थोड़ा सा पैटर्न को बदलेगी। मतलब क्या करेगी, क्वेश्चन के जो थोड़ा सा लेवल है उसको ऊंचा करेगी, अपने हिसाब से पूछेगी। जैसे कि अगर वन लाइनर का एग्ज़ाम अगर पढ़ रहे होंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि सीजीपीएससी मुश्किल सवाल पूछती है, लेकिन एकदम मुश्किल सवाल नहीं पूछेगी। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे 12वीं क्लास के बच्चे भी यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। अगर ग्रेजुएशन लेवल का होता तो यहाँ पे सीजीपीएससी थोड़ा सा टफ लेवल का पूछती, लेकिन यहाँ पे 12th प्लस वाले हैं, और क्योंकि सीजीपीएससी एग्ज़ाम को ले रहा है तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। वन लाइनर वाले भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वाले भी आएंगे। तो जो मेरा साथी सीजीपीएससी का एग्ज़ाम पहले से दे चुका है, वो भली भांति इस एग्ज़ाम बात को समझ पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस बात से क्या समझ में आता है कि हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है कि थोड़ा सा मुश्किल वाले सवाल हों, है ना। क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि बाल मनोविज्ञान तो अभी ऐड हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ये, है ना। चलिए, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग सीजीपीएससी के अनुसार फ्रेम करना चाहें तो कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सवाल पूछती है। इसी को सीजीपीएससी क्या कर देगी, सही कूट का चयन कीजिए, और यहाँ पर क्या लिख देगी, A B C। देखा है ना, ऐसा सवाल पूछती है। इसको हम लोग फ्रेम करके बना के सॉल्व करते हैं यहीं पे। चलो, लेखन संबंधी विकार को हमने क्या पढ़ा था, इसको यहाँ पे ना मैं A कर देती हूँ, ऐसा गोला लगा देती हूँ। तो लेखन संबंधी विकार को हमने क्या पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो, क्या पढ़ा था, डिस्ग्राफिया क्या था, लेखन संबंधी डिसग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। और यहाँ पे पठन संबंधी विकार B डाल देती हूँ यहाँ पे। तो लेखन संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया, पठन संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया, DC, डिसलेक्सिया। चलेगा इतना ना। चलो, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं C ऑप्शन डाल देती हूँ। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, कैलकुलेशन तो क्या होता है, गणित में होता है, तो डिसकैलकुलिया ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, पठन संबंधी को क्या, डिसलेक्सिया, तो यहाँ पे DL कर देती हूँ, DL है ये। और DC क्या है, डिसकैलकुलिया, क्या होता है, गणित संबंधी विकार। भाषा संबंधी विकार, यहाँ पे D ऑप्शन डाल देते हैं। D ऑप्शन में क्या है, भाषा संबंधी, तो इसमें क्या है, भाषा संबंधी विकार में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलेजिया कहा जाता है इसको, इंग्लिश में अलेजिया ही कहा जाता है इसको। चलो, तो क्या हुआ, ABCD, हम लोग का तो ये ऑप्शन सारा का सारा सही है, इधर वाला सारा का सारा सही है। अब इसमें जो भी सही ऑप्शन दिया होगा, यानी कि ABCD लगातार जिस ऑप्शन में दिया होगा वो वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ही सीजीपीएससी फ्रेम करती है, अगर थोड़ा सा टफ बनाना हो तो क्या मतलब हुआ कि आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल सवाल को भी सॉल्व करना है। समझ आ गया ना मैं कहना क्या चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी आपको, तो समझ आ गया होगा ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ओके लिखेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ओके करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी मैंने ऐसे ही फ्रेम किया हुआ है। चलिए, बनाइए इसको, क्या होगा, सही सम्मिलित कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलो पढ़ो, उसको बनाओ, क्या होगा सही जवाब। वो जो मैंने वक्र वाला बताया था ना, 4 पार्ट होते हैं वक्र के, वो वही है। वक्र यानी कि जो कर्व वाला था वो यही वाला है। चलो,
इसको मैं समझा देती हूँ ताकि आप लोग याद करने में इजी हो जाए, रीड कर लो और याद हो जाए, जो कि यहाँ पे समझ लोगे। तो चलो पहला ऑप्शन में देखो क्या होता है। देखो जब लर्निंग प्रोसेस शुरू में धीमा होता है, शुरू में क्या होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन देखो जब इस पॉइंट में आके यहाँ से शुरू हुआ धीरे धीरे हुआ, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, बढ़ जा रहा है। जब लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम शुरू में कम रहता है और आखिरी में ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम नात्तोदार। यहाँ पे ना में बड़ा है की मात्रा मत लगाना, नत्तोदार होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नत्तोदार, यानी कि अधिगम शुरू में कम और अंत में ज़्यादा होता है तो नत्तोदार होता है। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, इसमें ये वाला ऑप्शन किस में है, शुरू में धीमी गति और अंत में गति अधिक, तो बी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो बी वाला ऑप्शन किस में है, इसमें है। अगला देखो सरल रेखीय वक्र, क्या है, सरल रेखीय वक्र। तो सरल रेखीय वक्र कैसे बनेगा, देखो सरल रेखा यानी कि ऐसे वाली रेखा को सरल बोलते हैं, यानी कि अगर 1 2 3 5 पॉइंट से शुरू होकर इसी लेवल में अधिगम रहा, इसी लेवल में लर्निंग किए अंत तक, और इसी स्ट्रेट लाइन से ही हुआ, तो क्या होगा, सरल रेखीय वक्र, यानी कि सीधा हुआ, ये वाला गति सेम रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय वक्र। सीखने की प्रगति को लगातार इसी क्रम में बढ़ते हुए दिखाना, तो क्या हो जाएगा, अधिगम प्रगति को निरंतरता, मतलब इसी ही क्रम में आगे बढ़ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन सी, बी के बाद सी यहाँ पे सही है। अब देखो उन्नतोदार, उन्नतोदार क्या होता है, देख लो उन्नतोदार क्या होता है, जब ना उन्नतोदार क्या होता है, जब शुरू में, जैसे कि ये वाला में क्या था कि शुरू में धीमा था और लास्ट में अधिक हुआ, लेकिन उन्नतोदार में क्या हुआ, आरंभ में शुरू में जोश रहा, और जब लास्ट में आया तो उसका जोश एकदम गुब्बारे से हवा निकल गया, ऐसा टाइप का हो गया, यानी कि शुरू में जोश बहुत ज़्यादा रहा सीखने का, और लास्ट के आते आते जोश ही पूरा ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा उन्नतोदर। क्या हो जाएगा, उन्नतोदर, यानी कि शुरू में अधिक और अंत में कम। और नातोदर में क्या था, शुरू में कम अंत में अधिक, ये नातोदर का था। तो ये वाला ऑप्शन किस में आएगा, ए में आएगा। तो आरंभिक गति तीव्र और पाश्य की गति धीमी, पीछे की गति धीमी, पाश्य मतलब पीछे होता है। अब बच गया मिश्रित। मिश्रित क्या होता है, जब किसी ग्राफिकल में ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि गति कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, फिर नहीं हो रही है, फिर हो रही है, फिर नहीं हो रही है, यानी कि असामान्य गति हो रही है। देखो इस लेवल में होना चाहिए था, अगर होता तो ये सरल रेखीय होता, लेकिन सरल से भी अधिक ऊपर जा रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर ऊपर हो जा रही है, तो असामान्य गति से हो रही है। तो नीचे वाला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। समझ आया सबको, अब याद हो जाएगा ना ये वाला। चलो तो ये वाला क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कौन सा स्वभाव पाया जाता है, हमने कर लिया है इसका। कॉपी करते हैं बच्चे, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये वाला सवाल बनाइए, चलिए बनाइए इसको। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए क्या करोगे आप लोग शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए। अध्यापक को उच्च वेतन दोगे, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करोगे, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन करोगे, या फिर छात्रों में सतत मूल्यांकन करोगे, क्या करोगे, चलिए बताइएगा। ये वाला भी सही लग रहा होगा, ये वाला भी सही लग रहा होगा, ये वाला भी सही लग रहा होगा, क्या होगा सही जवाब इसका। ये दोनों ऑप्शन दोनों गलत हैं, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का मूल्यांकन करके ही समझा जाएगा कि शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, छात्रों के सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसे, अगला सवाल देखो। सामान्य रूप से भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, ये सब तो कर चुके हैं ना, ये सब कर चुके हैं शायद। भय, ईर्ष्या, क्रोध, जिज्ञासा, भय और क्रोध और ईर्ष्या, इसको हमको गेट आउट करना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ कराया है क्या, मैंने शीट शायद वही लगा लिया है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ये वाला होगा। अगर याद करना चाहो तो क्या करोगे कि भय, ईर्ष्या, क्रोध को अपने से हटाओगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।